अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सैयद अमजद हुसैन है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं एज अ एजुकेशनिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैंने फिर अपने कैरियर का आगाज़ बेसिकली कराची से ही किया। मैंने मास्टर्स किया है अप्लाइड मैथमेटिक्स में, इसके अलावा MBA IBMI से किया है मैंने, और उसके अलावा मैंने अपना स्टार्टिंग जो है कैरियर स्टार्ट किया में पाकिस्तान से, और उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रहा, तोशिबा में रहा, अपना उसके अलावा EFU में रहा, और उसके बाद फिर मैं एजुकेशन में आया। एजुकेशन में मैं ज़्यादातर ट्रेनिंग डेवलपमेंट में रहा। इसके अलावा एज अ विजिटिंग प्रोफेसर भी पढ़ाता रहा मुख्तलिफ हमदर्द यूनिवर्सिटी में, माजू में, और इसके अलावा IBA से भी मैंने कोर्सेज किए, और इसके बाद फिर मैं एजुकेशन ही में रहा। उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान में खासकर ऑनलाइन एजुकेशन के बड़े मसाइल को देखते हुए पाकिस्तान में हम लंदन कॉलेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग UK को लेकर आए। उसका मैं पाकिस्तान में रीजनल डायरेक्टर हूँ मैं, और उसके साथ साथ मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की थी, इससे एडॉप्टेक के नाम से, उसका मैं CEO हूँ। GRC ऑर्गेनाइजेशन हमारी ग्लोबल रिस्क कंप्लाइंस जो कि इंफॉर्मेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी पे काम करती है, तो उसका मैं बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। टॉप वॉइस पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सैयद अमजद हुसैन कमाल गुज़िश्ता 30 सालों या उससे ज़्यादा से दरसो तदरीस और काउंसलिंग के पेशे से वाबस्ता हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने उनके बारे में मालूम कर ही लिया है। अब हम जानते हैं उनके बारे में। कैसे हैं अमजद साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अमजद साहब, कुछ हमें अपने बारे में बताइए कि आपने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल करी, कैसे हासिल करी, किस किस्म के चैलेंजेस रहे, और फिर आपने अपने कैरियर में किस तरह से प्रोग्रेस करी, ताकि हमारे तालिबे इल्म और हमारे वो प्रोफेशनल्स अपने इस्तिफादा हासिल कर सकें आपके एक्सपीरियंस से। बहुत शुक्रिया मिस्टर अहमद आफ्ताब, और बहुत ही अच्छा आपने काम स्टार्ट किया। ये स्टूडेंट्स के हवाले से, पेरेंट्स के हवाले से, खासकर एजुकेशन काउंसलिंग के हवाले से, एजुकेशन गाइडेंस के हवाले से, कैरियर पाथ के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये एग्ज़ाम है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बेसिकली ज़्यादातर प्राइमरी तालीम तो हमने कराची लोकल से ही हमने हासिल करी, जिसका नाम एंग्लो इंटर स्कूल था। यहाँ हमने प्राइमरी तालीम हासिल करी। मैट्रिक फिर हम चले गए 1977 में, जब भुट्टो साहब का मसला चल रहा था, तो हम फिर चले गए आपके दिल्ली स्कूल, वहाँ से हमने मैट्रिक किया। फिर हम इंटर हमने SM साइंस कॉलेज से किया, और BSc हमने जो है अपने गवर्नमेंट कॉलेज नाज़ाबाद से किया। मास्टर्स हमने काशी यूनिवर्सिटी से किया। तो उसके बाद फिर हमने कैरियर का आगाज़ सीमेंस पाकिस्तान से हमने स्टार्ट लिया था। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में रहे, मुख्तलिफ कैरियर में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हमारा रहा। अच्छा अमजद साहब, हमें ये बताइए कि इस वक्त एक बहुत ही अहम मसला है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और वो है बच्चों के लिए एजुकेशन गाइडेंस। सही। बहुत सारे बच्चे जो मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, O लेवल्स करते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि वो आगे किस तरह से अपनी एजुकेशन को लेके चलें ताकि एक अच्छा कैरियर इस्तेमाल करें। इवन कि उनके पेरेंट्स का भी यही सवाल है, उनको भी नहीं पता होता। तो आप किस तरह से उनको मशवरा देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए अपनी एजुकेशन पाथ को चूज़ करें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है अहमद साहब आपने, और मैं इसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालूंगा बिल्कुल। बस सबसे पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क में खासकर जो स्टूडेंट्स हैं या जो पेरेंट्स अपने ज़्यादा जॉब के हवाले से या अपने दूसरे कारोबार के हवाले काफ़ी बिजी होते हैं, और बाज़ के पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि उनकी तालीमी खासियत है वो अपना लेवल क्लास के होते हैं, तो वो सही डिसीजन ले नहीं पाते और सही बच्चों को टाइम दे पाते। तो इस सिलसिले में उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उनका बच्चा जो है, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ है, बच्चा जो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। ये जो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने बच्चों का कैरियर जो है डिसाइड करना उनके हाथ में भी है, बच्चों के हाथ में भी है, उनको मोटिवेट करें, समझाएं, गाइड करें। तो क्लास 8 से बेसिकली ये वो कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं समझता हूँ कि 8 से ही बच्चे पता चल जाता है तो किस डायरेक्शन में जाएगा। एक बार याद होगा, हमारे दिल्ली स्कूल भी हमारे टीचर थे, तब उन्होंने अनाउंस किया कि मैट्रिक में जैसे हम पहुँचे तो हमसे कहा गया कि आप डिसाइड कर लें कि आपने साइंस लेनी है या क्या कहते हैं, कॉमर्स लेनी है या बायोलॉजी लेनी है, ठीक है? तो इससे अंदाज़ा लगाइए क्लास 8 से ही बेसिकली जो है आपका डिफाइन हो जाता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। इसका जो इससे मैंने जो सबक लिया है वो ये लिया है कि जब बच्चा
13-14 साल का होता है क्लास 8 के अंदर, तो उसके इंटरेस्ट को पता कर लेना चाहिए कि उसका क्या इंटरेस्ट है बिल्कुल। और उसे किस तरह से आगे लेके जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही मैं बताने का मकसद था। तो फिर मैट्रिक के बाद जो है फिर डिसाइड पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अब ये टारगेट होता है कि हम किस डायरेक्शन में जाएँ, ठीक है? अब वो बाज़ ये कॉमर्स तक चले जाते हैं बगैर किसी सोच-विचार के, बगैर किसी मकसद के। कोई उनका बेसिकली देखा जाए तो कोई टारगेट नहीं होता कि भाई हमने क्या करना है। बस वो जैसे भेड़-चाल चल रही है वैसे चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो है कि बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटर के फ़ौरन बाद जो है स्टूडेंट हो या पेरेंट्स होने चाहिए वो अपने करियर काउंसलर से कॉन्टैक्ट करें या अपने असातिज़ा से कॉन्टैक्ट करें या जो भी आपके ख़ानदान में अच्छे पढ़े लिखे और कामयाब लोग हैं उनसे उन्हें चाहिए कि मशवरा लें। इसके बाद इंटर के बाद फिर जो है जब बच्चा जब ग्रेजुएशन की तरफ जा रहा होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग में जा रहा हो, चाहे वो मेडिकल में जा रहा हो, चाहे किसी भी फील्ड में जा रहा हो, इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि वो उसका इंटरेस्ट देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट है क्या बेसिकली, ठीक है? तो हमें बेसिकली देखना है कि उसका पैशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, तो बंदा उसी फील्ड में कामयाब होगा जिसमें उसका पैशन होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि अब स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को या असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चे को देखें कि उसका बेसिकली मेन इंटरेस्ट क्या है। फिर उसको देख से उसको डिसाइड किया जाए कि वो कहाँ पर किस जगह पे जाए। और आज तो फिर इसके बाद फिर जॉब का मसला आ जाता है कि उसके बाद जब ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे क्या करें, जॉब कहाँ कहाँ हासिल करें, किधर करें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी जॉब को भी ऐसी अगर आज हम मिसाल के तौर पर ग्रेजुएशन हमने की है, तो या हम कर रहे हैं या इंटर हम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे भाई आज जो फील्ड है वही हमारा शायद करियर हो, वही हमें चॉइस करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपने जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको अपनी सोच का जैसे कहते हैं कि बढ़ाना चाहिए, उसका रेंज और बढ़ाना चाहिए। नहीं आपने 10 साल के बाद का सोचते हुए देखना है कौन सी फील्ड 10 साल के बाद कहाँ और किधर होगी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और फिर इसमें स्किल्स हैं, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग है, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं। तो एक ज़माना था कि जब मेरे पास लोग आते थे करियर काउंसलिंग के लिए, तो मैं उनसे तकरीबन 200 क्वेश्चन करता था। 200 क्वेश्चन करने के बाद फिर हम क्या करते थे, उसका ग्राफ बनाते थे, देखते थे कि बच्चा क्या इंटरेस्ट क्या है, इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है और बड़ा सवाब का काम भी है कि किसी का मेंटोर करना। तो आपकी बातों से जो मैंने कुछ की पॉइंट्स जो मुझे समझ में आए, पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट आप शुरू में ही देख लें, दूसरा दोस्त क्या है, और दूसरा आपने मार्केट ट्रेंड्स को भी देखना। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगले 10 साल 20 साल के लिए देखें कि आगे जाके वो क्या होंगे। जो अभी मार्केट के अंदर है उसके लिए कोशिश करना, क्योंकि इतना रैपिड चेंज आ रहा है कि आपको अपने आप को आगे के लिए तैयार करना है। और तीसरी एक चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि अपनी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, अपने आप को भी इम्प्रूव करना है कि आपने किस तरह से करना है। बिल्कुल। तो ये 3 की पॉइंट्स जिनके ऊपर काम किया जाए तो एक अच्छा कैरियर हासिल किया जा सकता है। बहुत ज़रूरी बात की आपने। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल्स के लिए। अब जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं लाखों की तादाद में जो कि हमेशा से ये शिकायत करते हैं कि भाई हम जहाँ जॉब कर रहे थे वहीं पर ही हैं, अब आगे किस तरह से तरक्की करें, हमारा प्रमोशन नहीं हो सकता या नहीं हो पा रहा और बहुत सारी मुश्किलात हैं। अच्छा, इसमें कैरियर में इम्प्रूव करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए आप क्या देखते हैं कि वो क्या चीज़ है जो कि सबसे बड़ी रुकावट है उनके लिए और वो उसको किस तरह से दूर कर सकता है? पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि जी इनकी जिसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, बेसिकली प्रॉब्लम की अपनी ही वजह से है। एक तो ये है कि वो अपनी जल्दी में रहते हैं, हरी में रहते हैं, सब्र नहीं करते हैं। तो मेन प्रॉब्लम बेसिकली सब्र है। और फिर एक अगर और बात मैं कहूँ तो इंसान की दुनिया में तरक्की का राज और आखिरत में भी वो माँ-बाप की खिदमत, माँ-बाप को राज़ी करना है और अपने बड़ों को असातिज़ा इकराम की इज़्ज़त करना। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। जो अल्लाह ताला ने जिसको आपका बॉस बनाया है, तो हमें उसकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैटर आ जाता है, कुछ क्रैशेज़ आ जाते हैं लोगों को। उससे वजह ये है कि वो अपने क्या कहेंगे कुएँ के मेंढक, कम्फर्ट ज़ोन में कम्फर्ट ज़ोन में कोई कम्फर्ट ज़ोन में रहते हैं वो और अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं, ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ना अपने स्किल्स में इज़ाफ़ा करते हैं और ना ही वो अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो है हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो आगे बढ़ नहीं पाते। तो आपका जो कहने का मकसद है कि सबसे पहले तो बड़ों की इज़्ज़त, अपने असातिज़ा की इज़्ज़त, अपने बिल्कुल। तमाम जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं सीनियर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट और उनसे सीखना। उसके बाद बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना। कंफर्ट ज़ोन से निकलेंगे, नई स्किल सीखते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर इज़ाफ़ा करते हैं, नए ट्रेंड्स को देखते हैं। नए ट्रेंड्स में आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि कैरियर के अंदर है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, जिससे आप भी वाबस्ता हैं, मैं भी वाबस्ता हूँ, तो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इतने मुश्किल से नाम है कि इनको देख के ना थोड़ा-सा डर भी लगता है।
तो उसके बारे में आप क्या इनको एडवाइस करना चाहेंगे? बेसिकली हर फील्ड ही अच्छी है। अब ये कि डिपेंड करता है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स है या जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो किस चीज़ में उन्होंने तालीम हासिल की। तो ट्रेंड इस वक्त जो है वो तो खैर हर फील्ड के अंदर ही ग्रोइंग है, ऐसी बात नहीं है। वो आईटी इंडस्ट्री के हवाले से या साइबर सिक्योरिटी के हवाले से या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं बात करूँ या नेटवर्क सिक्योरिटी, वैसे ये से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ही के पार्ट है कि उसका डिविजन क्या है यहाँ से और लोग वहाँ से अलग ले रहे होते हैं। डेटा साइंस है ये भी। तो मैं इस वक्त जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ वो है एआई का। अब एआई के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री हो या बहुत बड़े काबिल आदमी हो आप, ठीक है। हमारा आम स्टूडेंट भी इसको सीख सकता है, अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो एआई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एआई बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरह का जैसे कहते हैं कि बच्चा होता है ना, बच्चे शिकार होते हैं, वो देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसका चीज़ें सीख रहा होता है। तो बेसिकली वो एआई भी इस वक्त जो बेसिकली बच्चे वो आप हमारे ह्यूमन से हम लोगों से सीख रहा है, उससे हमारी नॉलेज है हमारे डेटा से। अच्छा, बगैर डेटा के और बगैर प्रॉम्प्ट के एआई भी काम नहीं करता। ये भी ह्यूमन की अपनी जगह पे, अहमियत अपनी जगह पे, मगर ये जो वो इंसानों के लिए, ह्यूमन्स के लिए आसानी बजा करता है। जो काम हम 20-25 मिनट में या आधे घंटे में कर रहे हैं वो चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में कर देता है। बिल्कुल, हमने डेटा की बात की तो यही कहते हैं लोग कि आने वाले वक्तों में जो वॉर होगी वो डेटा की वॉर, बिल्कुल वेपन्स की वॉर है। डेटा विल बी अ बिग वेपन। अब थोड़ा आगे चलते हैं इसके अंदर कि जिस तरह साइबर सिक्योरिटी की बात करी हमने, आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, आपकी भी आजकल जो एसोसिएशन है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी और वो ग्लोबल रिस्क जो है, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट बता दें। वैसे ग्लोबल रिस्क कंप्लाइंस बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा हम एआई, जीआरसी जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस को हम देख रहे हैं, इसका हमने एआई जनरेटेड एक ऑटोमेटेड मॉडल हमने डिज़ाइन किया खासकर बैंक्स के लिए। तो डेफिनेटली अब इस काम पर और इस वक्त बैंक की भी बहुत ही ज़रूरत है। अब मिसाल पर आप भी माशाल्लाह से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के वो सीआईओ हैं, तो आपको भी आइडिया है कि कहाँ थ्रेट्स हैं, कहाँ सिक्योरिटी से मेजर्स में लेने चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, आप उसको भी देख रहे होंगे कि मैं कहाँ बता भाई, इतने सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो रही है, डेटा भी इन्वॉल्व हो रहा है, डेटा का भी है, साइबर सिक्योरिटी का भी है, बेतहाशा थ्रेट्स हैं, मालवेयर है, वायरसेस हैं और फिजिकल जिसे कहते हैं सिक्योरिटी, वो भी इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। अब आप कहाँ देखेंगे। तो वैसे एआई जो है ना सिर्फ एक के स्पेसिफिक के लिए नहीं, बेसिकली जनरल है ये। आप मुख्तलिफ फील्ड के लिए मुख्तलिफ एआई आपको, मतलब ज़रूरी ये है कि आपका ताल्लुक टेक्नोलॉजी की ही फील्ड से हो। अब अपने फाइनेंस में सबसे हर जगह सवाल कर सकते हैं आप। ज़बरदस्त। अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो लिसनर हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको नसीहत करें। कोई भी एक नसीहत हमारे स्टूडेंट्स के लिए और कोई भी एक नसीहत हमारे प्रोफेशनल्स के लिए। यही नसीहत या से ज़्यादा इस हफ्ते युग सही है। तो वही सबसे पहले तो मैं नसीहत ये करूँगा भी कि आप अपने बड़ों का अदब एहतराम करें। दीन और दुनिया की तरक्की जो है, वैसे ही आप कुछ भी कर लें, जब तक आपके माँ बाप आपसे राज़ी नहीं हैं तो आप तरक्की नहीं कर सकते। ऐसी तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड ये कि आप अपने तरक्की करने के लिए आपको जो 4 चीज़ें मैंने बताई, वो मैंने ये बताई कि आप जो हैं अपनी स्किल्स को कंटिन्यूसली इजाफा करें और साथ ही साथ जो आपकी कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं उसको इम्प्रूव करें आप, नंबर 1। और टेक्नोलॉजी को से अपडेट रहें। और इसके अलावा आपने अपनी जिसे कहते हैं कि जो स्किल्स हैं उसको हर हाल में स्टॉप नहीं करना। लर्निंग जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है उसको आपने इम्प्रूव करना है। और हमेशा याद रखें कि अगर आपने अपने आप को बंद कर दिया तो वैसे कोई आप मेहमान आपके घर में नहीं आएगा। इसी तरह आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लर्निंग की कभी बंद नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखा। अब इसको समझने और अमल करने की ज़रूरत है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को हम कंप्लीट करते हैं। अमजद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी नसीहतें यकीनन हमारे व्यूअर्स सिर्फ सुनेंगे नहीं, उनके ऊपर अमल भी करेंगे इंशाल्लाह, और कोई ना कोई मुकाम ज़रूर हासिल कर लीजिए या जिस मुकाम पर हैं उसमें मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।